हेलो बच्चों, कैसे हैं। जैसा कि आपने पिछले 2 क्लासों में रूस की क्रांति के बारे में पढ़ा कि रूस में किस प्रकार से समाजवाद का जन्म हुआ और रूस की क्रांति किन कारणों से घटित हुई। तो 2 क्लासों में आपको इन पिछले प्रमुख बिंदुओं को बताने का प्रयास किया गया था। आज मैं रूस की क्रांति के प्रमुख कारणों को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी इसमें ध्यान दे देंगे कि रूस की क्रांति अक्टूबर 1917 में घटित हुई और रूस की क्रांति के समय जो रूस का शासक था वो जार निकोलस द्वितीय। सेकंड, जैसा कि आपको पिछले क्लासों में बताया गया कि 1914 में जार निकोलस द्वितीय रूस का शासक बना। जब यह रूस का शासक बना उस समय रूस की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। अब उसमें हम विभिन्न कारणों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला कारण जो निकल के आता है वो ये है कि जार निकोलस द्वितीय की निरंकुशता। वह बहुत ही निरंकुश शासक था, उसे जनता की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था और इस निरंकुशता के कारण ही जनता इतनी विवश हो गई कि उसे राजा का विरोध करना पड़ा। दूसरा जो आपका प्रमुख कारण था वो आपका है इसमें प्रमुख रूप से रूस जापान युद्ध। उन्नीस सौ 4-5 के बीच में रूस और जापान का युद्ध हुआ जिसमें बहुत ही ज्यादा रूस को आर्थिक क्षति हुई। रूस एक ऐसा देश था जो पूर्ण रूप से कृषि कार्यों पर जुड़ा हुआ था। उस समय पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति की धूम मची हुई थी, जबकि उस औद्योगिक युग में रूस पूर्णतः कृषि कार्यों पर निर्भर था, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। अब रूस और जापान के युद्ध होने के कारण इसकी स्थिति और खराब हो गई और उसी के तुरंत बाद एक घटना और घटित हुई जिसको हम 1905 की क्रांति या खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। अब यह घटना रूस जापान के युद्ध के तुरंत बाद घटित हुई। 1905 की क्रांति के बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। 2-3 क्रांतियां हुई थी, वो क्यों हुई थी, क्या कारण था, वो किस तरह से रूस की क्रांति के लिए जिम्मेदार थी, इस पे हम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आपका पहला जो था जार निकोलस द्वितीय की निरंकुशता, रूस जापान युद्ध, और जो तीसरा कारण निकल के आया था 1905 की क्रांति या खूनी रविवार। चौथा जो मुख्य कारण है इसमें किसानों की दयनीय स्थिति।
उस समय रूस की जो जमीन होती थी वो सारे पूर्ण रूप से सामंतों के नियंत्रण में होती थी। वहां पे किसान जो होते थे अपने जमीन के मालिक नहीं होते थे, सामंतों के द्वारा उन्हें जमीन वितरित किया जाता था और जो उत्पादन होता था उस उत्पादन का कुछ हिस्सा वे अपने पास जमा करा लेते थे, जिसके कारण किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। अब भूख के मारे किसान तड़प रहे थे, मर रहे थे, और जब आदमी कोई भी व्यक्ति अंतिम स्थिति में पहुंचता है तो स्वाभाविक है कि वो एक बार विरोध का स्वर उत्पन्न करता है। वही स्थिति रूस के साथ हुई। पांचवा है श्रमिकों की दयनीय स्थिति। श्रमिकों की दयनीय स्थिति, जिस तरह से किसानों की दयनीय स्थिति थी उसी तरह से जो श्रमिक होते थे, काम करने वाले होते थे, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग होते थे, उनकी भी स्थिति बहुत बेकार थी। जितना ये काम करते थे उस मात्रा में इनको मजदूरी नहीं मिलती थी, यानी काम के घंटे अधिक थे और मजदूरी कम होती थी। स्त्री और पुरुष दोनों की जो मजदूरी होती थी उन मजदूरी में भिन्नता होती थी। तो इन बहुत सारी विविधताओं के कारण जो श्रमिकों की दशा थी वो भी बहुत खराब हो गई थी। नेक्स्ट जो है उद्योगों की दयनीय स्थिति। क्योंकि उस समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति का युग था, लेकिन उस औद्योगिक क्रांति के युग के समय में रूस पूर्ण रूप से कृषि कार्य पर निर्भर था। उसने अपने उद्योग को वो डेवलप नहीं कर पाया, जिसके कारण उस कि वहां के जो लोग थे उनकी दयनीय स्थिति जो खराब हो गई, उत्पादन कम हो रहे थे, तो आर्थिक स्थिति चरमरा जाने के कारण भी लोगों के मन में रूस के प्रति, रूस के राजा के प्रति विरोध के स्वर उत्पन्न होने लगे। इसके बाद से जो नेक्स्ट बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु है, वो रूस में समाजवाद। समाजवादी विचारधारा। रूस के लोगों में एक विचार उत्पन्न हुआ, समाजवादी विचार। यानी जब किसी भी कार्य में, अधिकार में, वस्तुओं के उपयोग में एक विविधता आ जाती है, एक ज्यादा मात्रा में अंतर आ जाता है, उस स्थिति में सबके मन से एक ही बात निकलती है कि नहीं, हमारे बीच में समानता होनी चाहिए और जो भी यह मतलब संसाधन है, जो भी अधिकार है, उस पर हम मजबूर तबके के लोगों का ही अधिकार होना चाहिए। और ऐसे विचार, जैसे आपने रूसो का नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, यह एक तरह से समाजवादी विचार को लेके उत्पन्न हुए थे। और इस समाजवादी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने में रूस के दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान था, जिसमें एक करेंस्की और लेनिन का नाम आता है। यानी इन समाजवादियों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी, जिसको आगे चल के दो भागों में विभाजित किया गया, एक मेंशेविक पार्टी और दूसरी बोल्शेविक पार्टी। जो मेंशेविक पार्टी थी वो, उसका नेतृत्व करेंस्की ने किया था, और जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। दोनों में डिफरेंस जो है, वो मेंशेविक पार्टी जो थी वो एक तरह से अहिंसा पर आधारित थी, जबकि बोल्शेविक पार्टी जो थी वो हिंसा पर आधारित थी। समाजवाद को भी दो रूपों में विभाजित किया गया। एक तो समाजवाद विकसित विकासवादी समाजवाद, और दूसरे को कहा गया साम्यवादी समाजवाद। जो विकासवादी समाजवाद था वो सबको समान रूप से लेके चलना चाहता था, जबकि साम्यवादी जो समाजवाद था, जो जिसके समर्थक कार्ल मार्क्स को फॉलो करते थे, इनका उद्देश्य था कि नहीं, समाज के विभिन्न प्रकार के जो राष्ट्र की संपत्ति है उस पर सिर्फ मजबूर और निम्न तबके के लोगों का अधिकार होना चाहिए।
तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्होंने रूस की क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सारी परिस्थितियों ने लोगों को मजबूर कर दिया राजा का विरोध करने के लिए, और परिणामतः राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और रूस में एक समाजवादी सरकार का, लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी सरकार का गठन हुआ। तो इस तरह से यह रूसी क्रांति घटित हुई। धन्यवाद।